दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जिनके घर पर जो है कैश बरामद किया गया था और उसके बाद जो है उनकी सर्विसेज को ऑन होल्ड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कैश एट होम मामला इसको कहा जा रहा है। इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को राहत नहीं दी। क्या अब उनके खिलाफ महाभियोग का रास्ता साफ हो गया है? जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी पर सवाल उठाया और ये भी कहा था कि जो चीफ जस्टिस ने जो महाभियोग चलाने के लिए जो सिफारिश भेजी है वो भी असंवैधानिक है। ये विरला ऐसा केस है जो जिस पर जो है एक जज के ऊपर ही जो है तलवार लटकी हुई है। तो कुल मिलाकर जस्टिस यशवंत वर्मा की सारी दलीलें खारिज हो गई और अब मामला संसद के पाले में है। संसद को तय करना है कि इनका जस्टिस यशवंत वर्मा का आगे का भविष्य क्या होगा। नवभारत टाइम्स के कोर्ट रूम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस पूरे हफ्ते में कोर्ट में किस तरह की उठापटक रही, कौन कौन से ऐसे बड़े मामले कोर्ट्स में आए जिससे आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सरोकार जरूर है, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। इन तमाम पहलुओं पर और कौन कौन से बड़े मामले इस बार कोर्ट में रहे, उन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजेश चौधरी साहब। नवभारत टाइम्स के लीगल एडिटर हैं और लंबा तजुर्बा रखते हैं कोर्ट की डीलिंग्स में और जो कोर्ट के जो सुनवाइयां होती हैं उसको जो है करीब से जो है कवर करते रहे हैं। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार जी। शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले एसआईआर के उस मुद्दे से जो लगातार देश भर की सुर्खियों में छाया हुआ है। हालांकि मामला जुड़ा हुआ है बिहार से। बिहार में विधानसभा चुनाव है और उससे चंद महीने पहले ये मामला जिस तरीके से गर्मा उठा है और जिस तरीके से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया और इस पर जो है अब याचिकाकर्ताओं की ओर से एक विशेष मांग ये रखी गई कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में किन किन लोगों के नाम अब तक शामिल नहीं किए गए हैं, क्या उनकी भी सूची जारी की जानी चाहिए। इस तरह की क्वेरी जो है सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई। सर ये पूरा मामला आखिर है क्या और सुप्रीम कोर्ट का इस पर रुख क्या रहा, वो दर्शकों को बताएं आप। देखिए, ये इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही है और शुरुआत में जो एडीआर है उसके तरफ से ये अर्जी लगाई गई थी और बाकी सारे याचिकाकर्ता भी आ गए थे और बिहार में जो एसआईआर जो किया जा रहा है उसको चुनौती दी गई थी शुरुआत में और ये कहा गया था कि ये गलत है और इस तरीके से लोगों का नाम काटने की तैयारी है। लेकिन चुनाव आयोग लगातार अपनी दलील देता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रक्रिया पर शुरुआत में रोक नहीं लगाई और कहा कि एक बार में ही हम सुनवाई करेंगे और फाइनल ऑर्डर करेंगे। इसी बीच चुनाव आयोग की तरफ से 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की गई, जिसके बाद फिर से एक आवेदन दाखिल किया गया एडीआर द्वारा जो पिटिशनर है और उसका ये कहना था कि जिन लोगों का नाम इसमें बाहर रखा गया है, जो 65 लाख मतदाताओं का नाम जो बाहर रखा गया है, उस मामले में चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया जाए कि वो उन लोगों की भी सूची जारी करे, उनके नाम, उसके विवरण, जैसे कि अगर किसी को की डेथ होने पे अगर हटाया गया है तो वो विवरण हो, स्थायी रूप से कोई अगर वहां से चला गया हो उसका विवरण हो, डुप्लीकेट अगर कोई है तो उसका विवरण हो। ये विधानसभा क्षेत्र और बूथवार सूची के रूप में कारण सहित इन चीजों को प्रकाशित करने का डिमांड किया गया एडीआर द्वारा। 1 अगस्त के चुनाव आयोग के ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद ये अर्जी लगाई गई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जब की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि आप इस मामले में डिटेल जवाब दाखिल करें। तब चुनाव आयोग की तरफ से एक हलफनामा पेश किया गया है। हालांकि उस पर सुनवाई अब 12 अगस्त को होनी है, लेकिन जो हलफनामा दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से उसमें कहा गया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है कि ड्राफ्ट सूची में किसी व्यक्ति का नाम अगर शामिल ना किया गया है तो उसकी सूची अलग से जारी किया जाए। चुनाव आयोग ने इस मामले में जो रूल है, रूल बुक के हिसाब से हलफनामा दायर किया है और कहा है कि ऐसा करना उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। आयोग ने यह भी बताया है कि जो ड्राफ्ट सूची, प्रारूप सूची प्रकाशित होने के बाद
राजनीतिक दलों को ऐसे मतदाताओं के नाम की अपडेट सूची दे दी गई है जिनका प्रारूप सूची में नाम शामिल नहीं है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन व्यक्तियों तक पहुंचने का प्रयास हो कि कोई भी पात्र मतदाता छूटने ना पाए। ये चुनाव आयोग का कहना है। हालांकि ये विस्तार से हलफनामा दायर किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, और इस मामले में अब 12 अगस्त को सुनवाई होगी। चुनाव आयोग इस मामले में अपना पक्ष रख रहा है, एडीआर और तमाम पिटिशनर अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका है कि अगर अवैध तरीके से बड़े पैमाने पे लोगों का नाम हटाया गया तो उनकी सख्ती बहुत ज्यादा है और वो पूरे प्रक्रिया को भी रद्द कर सकते हैं। ये हिंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि इस प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन सिग्नल पे ही चुनाव आयोग ने इस मामले में जो ड्राफ्ट सूची जारी की है। लेकिन अब उस पर जो सवाल उठाए गए हैं, 65 लाख लोगों का नाम जो काटा गया है, उस पर जो सवाल उठाए गए हैं, उस पर चुनाव आयोग का भी अब जवाब आ चुका है। तो सारे जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। 12 अगस्त को सुनवाई होगी तो चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएगी। जी बिल्कुल। और 12 अगस्त को अब इस मामले में सुनवाई है, सबकी नजरें उस पर टिकी रहेंगी। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह कि चुनाव आयोग खुद भी इस बात को स्वीकार रहा है और कह रहा है कि कोई भी ऐसा पात्र मतदाता जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से ना चूक जाए, इस दिशा में चुनाव आयोग भरसक प्रयास कर रहा है, तेजी में काम कर रहा है। और क्योंकि अभी समय अवधि बेहद कम है, विधानसभा चुनाव जो है चंद महीने के अंतराल पर ही है, ऐसे में इस कार्य में पूरी तेजी से काम किया जा रहा है। और जैसा कि यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा भी गया कि जो प्राथमिकताएं हैं इस दिशा में, तो उन कार्यों के जो है वरीयता क्रम में जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, हम पहले उससे निपट रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में जिन लोगों का नाम अभी शामिल नहीं है उनकी भी सूची जो है तत्काल जो है जारी ही कर दी जाए। तो ये जो है एक राहत भरा जो है संदेश जो है इलेक्शन कमीशन के लिए भी, और खैर यहाँ पर जिस तरीके से तमाम गतिविधियां चल रही हैं, तो ये जो है उन याचिकाकर्ताओं के लिए झटका भी है। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी की। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। राहत इस मार्फत कि उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। यह मुकदमा सर किस लिहाज से था, किसने दायर किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इनको बख्शा और कैसे राहत दी इनको? देखिए, ये मामला यूपी में राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला चल रहा है मानहानि का। राहुल गांधी ने कथित तौर पर भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे का मसला उठाया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये मामला उठाया गया था राहुल गांधी द्वारा, और साथ ही भारतीय सेना जो शहीद हुए थे उनको लेकर भी राहुल गांधी ने कहा था कि काफी सेना शहीद हुए हैं बॉर्डर पर, और बॉर्डर पे काफी जमीन चीन कब्जा कर चुकी है। तो इस मामले में यूपी में मुकदमा दायर किया गया था राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का, और इसी मुकदमे के खिलाफ उस मुकदमे को रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, और 29 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने इस मुकदमे को चुनौती दी थी। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ जो मानहानि की कार्रवाई है उस पर रोक तो लगा दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणी की राहुल गांधी के खिलाफ जिससे काफी सियासी बवाल भी हुआ है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए असहज करने वाली बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि राहुल गांधी कहा कि अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो इस तरीके का बयान नहीं देंगे, आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। अब मसला ये था कि राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जब सुनवाई में अपनी दलील पेश कर रहे थे तो शुरुआत में ही कहा कि अगर विपक्ष का नेता ऐसा मुद्दा नहीं उठा सकता तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। सिंघवी का कहना था कि वे बातें नहीं करेंगे, प्रेस में अगर कुछ बात छप रही है उसको अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं उठाएगा तो फिर ये तो बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति होगी। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल किया कि आपको जो कुछ भी कहना है आप संसद में क्यों नहीं कहते, आप सोशल मीडिया पोस्ट पर या बाहर आकर ऐसी बातें क्यों करते हैं।
जस्टिस दत्ता ने आगे कहा कि आप बताइए कि आपको कैसे पता चला, मतलब राहुल गांधी को कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर चीन का कब्जा है? क्या आप वहां गए थे? आपके पास क्या सबूत है, क्या ठोस जानकारी है? आप इस तरीके का बयान क्यों देते हैं? आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। इस पर सिंघवी ने कहा कि एक सच्चा भारतीय, यह संभव है कि एक सच्चा भारतीय कहे कि, हालांकि उस सवाल पे थोड़ा सा गोलमोल सा जवाब सिंघवी की तरफ से आया, लेकिन सिंघवी ने यह जरूर कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष ऐसा सवाल नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा। और दूसरी बात ये सिंघवी का कहना था कि ये अजीबोगरीब स्थिति होगी नेता प्रतिपक्ष के लिए। हालांकि उनकी दलील से सहमत नजर नहीं आए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, और उन्होंने कहा जो भी कुछ भी कहा वो सिंघवी और राहुल गांधी के लिए असहज करने वाली स्थिति रही। और इस पर जो भी बयान आया सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि राहुल गांधी को मानहानि के मामले में रिलीफ तो जरूर मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तीखी टिप्पणी की उस पर काफी कोर्ट के बाहर भी सियासी बवाल देखने को मिला। उस पर जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। बहरहाल ये मामला अदालत में है तो अदालत को तय करना है कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि इस मामले में राहुल गांधी के लिए जो बीता हफ्ता है उसमें कुछ प्लस कुछ माइनस देखने को मिला। बिल्कुल, और इस तरह के जो संवेदनशील मामले हैं उसमें आत्म संयम और आत्म नियंत्रण बेहद आवश्यक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने बयानबाजियां हम कर जाते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो जो है काफी हद तक जो है देश के कंसेंसस को जो है आहत कर सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी को शायद इस बात का एहसास भी होना चाहिए कि वो एक साधारण सांसद नहीं है, बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होने के नाते उनका जो दर्जा है वो कैबिनेट के मंत्री के बराबर का दर्जा है। तो ऐसे में उनकी तरफ से दिया गया कोई भी वक्तव्य, कोई भी बयान, कोई भी कमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो जो है कोट किया जाता है, उसे जो है हमारे जो नेबर नेशंस है उसको कोट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में जो है वो चर्चाओं का विषय बन सकती है। तो इन तमाम जो है संवेदनशीलता का जो है एहसास होना चाहिए। और जैसा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि इस तरह का बयान जो है वो इस तरह के बयान करने से बचना चाहिए, ऐसी हिदायत उनको दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मामला जो है एक ऐसे विषय पर जो कई बार जो है कोर्ट के सामने आता रहा है अलग अलग तरीकों से। अब इस बार जो कोर्ट में केस आया है वो ये ऐसा केस था जिसमें कोर्ट की तरफ से टिप्पणी ये की गई कि ऐसी कोई दंपत्ति, ऐसा कोई कपल जिन्होंने जो है आपसी सहमति से या फिर जो है जिनके बीच में विवाह को लेकर के वादा रहा हो और फिर उनके बीच में कोई संबंध स्थापित हुए हैं, तो ऐसे संबंधों को जो है दुष्कर्म की श्रेणी में आप नहीं ला सकते हैं। इस तरह की टिप्पणी की गई है। लेकिन सर इसी तरह के सिमिलर केसेस पहले भी आते रहे हैं, उसको जो है कोर्ट ने जो है दुष्कर्म कंसीडर किया था, लेकिन ये कैसा मामला है जिसमें कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की? ये मामला पश्चिम बंगाल से है और ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। शुरुआत में अगर हम जाने इस मामले को, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की जरूरत है। लड़की जब नाबालिग थी, 15 साल की, ऐसा आरोप लगाया गया था एफआईआर में। तो शादी का वादा उसके जो आरोपी है उसने किया था और दोनों की सहमति से फिजिकल रिलेशन बने थे। लड़की जब बालिग हुई तो जो आरोपी है उसने शादी से इनकार कर दिया। ये सब एफआईआर का पार्ट है, आरोप का पार्ट है। और लड़के ने शादी से इनकार किया और उसके बाद इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई और इस मामले में 2022 में एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें धोखाधड़ी, रेप और पोक्सो, क्योंकि लड़की नाबालिग थी उस वक्त, चूंकि अपराध हुआ था उसके साथ, इसलिए पोक्सो का भी मामला बना। ये मामला जब बना उसके बाद ये मामला पहले हाई कोर्ट में आया, कोलकाता हाई कोर्ट में आया और एफआईआर रद्द करने के लिए जो आरोपी है उसने गुहार लगाई थी और वहां से उसे राहत नहीं मिली। तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर शादी का वादा किया गया है और शुरुआत से ही और शादी के वादे के बाद अगर इस मामले में दोनों की सहमति है
रिलेशन बनाने के लिए। तो और शादी के और जो आरोप है उसके 3 साल बाद ये एफआईआर दर्ज कराया गया। तो ये तमाम परिस्थितियां, और ये भी कहा कि मेडिकल एविडेंस इस मामले में नहीं है, और इस मामले में जो दर्ज एफआईआर है इस बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ बातें कही वो काफी महत्वपूर्ण है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि नाबालिग के साथ सहमति से अगर कोई रिलेशन बनाता है तो वो भी तकनीकी तौर पर रेप माना जाएगा और पोक्सो के तहत अपराध माना जाएगा। लेकिन इस मामले में जो मेडिकल एविडेंस है, फॉरेंसिक सबूत हैं, वो पर्याप्त नहीं थे और वो आरोप को लिंक साबित नहीं करता है, इसीलिए मामला रद्द किया जाता है। अदालत ने यह भी संदेह जताया कि क्या पोक्सो के तहत जो आरोप लगाया गया था वो वास्तविक था, क्योंकि शिकायत केवल रिश्ते टूटने के बाद, लड़की के बालिग होने के बाद किया गया था। शुरुआत में ऐसा नहीं किया गया, 3 साल तक वेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले का हवाला दिया और कहा कि विवाह के झूठे वादे पर जो बलात्कार का जो दावा किया गया था उसमें यह भी बात है कि सहमति से संबंध बना, और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी ने शुरुआत से ही विवाह का इरादा नहीं रखता था और झांसे देकर उसने रिलेशन बनाया। मेडिकल एविडेंस भी पोक्सो को साबित नहीं करता। तो ये तमाम पहलू को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की अर्जी स्वीकार कर ली और केस को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि शादी के वादे पर आधारित सहमति से बना संबंध बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस मामले में पोक्सो का भी जो आरोप है वो मेडिकल और फोरेंसिक तौर पर साबित नहीं हो रहा और मामला खारिज हो गया। तो निश्चित तौर पर यह बेहद अहम फैसला है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की बात कह चुका है, और देखा जाए तो भारतीय न्याय संहिता में मौजूदा जो कानून है, जो आईपीसी के बदले जो नया कानून आया है, उसको थोड़ा सा जानने की जरूरत है कि भारतीय न्याय संहिता में शादी का वादा कर संबंध बनाने को अब रेप से बाहर कर दिया गया है, लेकिन उसे एक अलग अपराध जरूर माना गया है। इसे रेप का जो एक स्टिग्मा लगता है लव अफेयर्स और ब्रेकअप के मामले में, उससे तो जरूर बचा जा सकता है, लेकिन एक अलग अपराध जरूर है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो भी काफी महत्वपूर्ण फैसला है, और इन दोनों बातों को अगर टोटलिटी में देखें तो आगे के लिए एक नजीर तो जरूर बनता दिख रहा है। बिल्कुल, और इस तरह के जो मामले होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी जो है पहलू होते हैं इसमें, और उन तमाम पहलुओं को परखा जाता है, देखा जाता है कि परिस्थितियों को देखा जाता है। इसके अलावा जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स और जहां पर डिस्प्यूट्स शुरू होते हैं उसका भी कंपैरिजन किया जाता है। और इस तरह के खास मामले में जो है अब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और इस कंडीशन में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जो है खारिज किया कि इसको जो है दुष्कर्म के दायरे में लाया जाना चाहिए। बात अब करते हैं भारतीय सेना की। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की तरफ से एक विशेष मुद्दा उठाया गया। मामला यह भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जहां पर महिला सैन्य अधिकारियों ने यह मांग रखी कि पुरुषों की ही तरह सेना में स्थायी कमीशन महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए। ये मांग हालांकि अभी की नहीं है, बहुत पुरानी मांग है, और इस पर जो है बहुत चर्चा, बहुत तरह की बहस भी छिड़ चुकी है। और यह भी बहस छिड़ी कि जब नर और नारी एक समान माने गए हैं देश के अंदर, तो सैन्य जो कमीशंस हैं या फिर जो सेना की विंग्स जो है वहां पर जो है इस तरह का जो है भेदभाव क्यों, स्थायी कमीशन से महिलाओं को वंचित क्यों रखा जा रहा है। तो इस तरह के जो है सवाल पहले भी उठते रहे हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, वहां पर भी आपत्ति व्यक्त की गई है। सर, ये पूरा मामला है क्या? थोड़ा सा ये बखेड़ा तो है बहुत पुराना, लेकिन अभी इसमें क्या नई डेवलपमेंट है, इस पर थोड़ा सा आप बताएं। जी, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आप कह सकते हैं कि उठा है। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सेना अधिकारियों ने याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की है। इन महिला अधिकारियों ने स्थायी कमीशन से वंचित किए जाने को भेदभावपूर्ण बताया है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया। इससे पहले थोड़ा सा हम पीछे जाने की कोशिश करते हैं। दरअसल महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने का मसला पहले भी उठा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट 2020 में दिया था
उस तत्कालीन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला दिया था और कहा था कि सेना को और उसी फैसले का ये इस मामले में हवाला दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है उसमें 17 फरवरी 2020 को यह फैसला दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि सेना में स्टाफ नियुक्तियों को छोड़कर अन्य सभी पदों पे महिलाओं को पूरी तरह से बाहर करना तर्कसंगत नहीं है और कमान नियुक्तियों के लिए महिलाओं पर पूर्ण प्रतिबंध बिना किसी औचित्य के कानून की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। 2020 के इस फैसले में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का जो आदेश दिया गया था, उसके बाद नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों के मामले में भी ये फैसला लागू किया गया। अब जो ये मामला उठाया गया है कुछ सेना के महिला अधिकारियों द्वारा, उनके तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें स्थायी कमीशन से वंचित किया जा रहा है और 2020 के जजमेंट का उन्होंने हवाला दिया। इसी मामले में सुनवाई शुरू हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट कमीशन से वंचित किए जाने का जो आरोप लगाया गया है उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भेदभावपूर्ण है और मामले की सुनवाई अभी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलें पेश की जा रही है महिला अधिकारियों द्वारा, तो अभी ये मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि 2020 का जो जजमेंट है उसका हवाला दिया गया है, तो अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले के मद्देनजर इन महिला अधिकारियों ने जो एक पैरिटी का ग्राउंड लिया है वो ग्राउंड पे क्या फैसला सुनाती है। लेकिन निश्चित तौर पर यह मसला काफी अहम है और इसका इम्पैक्ट काफी व्यापक होगा। जी बिल्कुल, और ये मामला जो है बहुत लंबे समय से जो है लगातार विवादों में घिरा हुआ है। इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहलू ये भी है कि जो कॉम्बैट वॉरशिप्स होते हैं, कॉम्बैट वॉरफेयर्स होते हैं, वहां पर महिला जो सैनिक हैं उनको नहीं भेजा जाता। आमतौर पर जो परंपरा रही है और जो तरीका रहा है भारतीय सेना का, यही है कि बैक एंड जो सर्विसेज होती हैं आर्मी की या जो डिफेंस सर्विसेज हैं, वहां पर जो है बैक एंड पर जो है इन महिलाओं को रखा जाता है और कॉम्बैट वॉरफेयर से भी इनको जो है वंचित रखा जाता है, पीछे रखा जाता है। लेकिन इसमें जो है अब फिर से बात आती है कि क्या महिलाओं को जो है वंचित रखना या फिर जो स्थायी कमीशन जो उनको दिया जाना चाहिए उससे वंचित रखना क्या वर्तमान समय के मूल्यों के हिसाब से गलत नहीं है? क्योंकि बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए, बहुत सारे देशों की सेनाएं ऐसी हैं जहां पर महिला सैनिक भी जो है वॉरफेयर में पार्टिसिपेट करती रही हैं अलग अलग तरीकों से। इसके अलावा अगर कॉम्बैट वॉरफेयर्स में अगर डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो बहुत सारी ऐसी सेना की विंग्स हैं जहां पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो वो भूमिका क्या वापस यहाँ पर जो है रीडिफाइन करने की आवश्यकता है, उसको पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो लगातार बहस और जो चर्चाओं का विषय रही हैं। अब इस पर हालांकि अब होता क्या है, 2020 के फैसले का रेफरेंस यहां पर दिया गया है, लेकिन अब आगे क्या होता है उस पर सभी की निगाहें, सभी की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। अब बात करते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जिनके घर पर जो है कैश बरामद किया गया था और उसके बाद जो है उनकी सर्विसेज को ऑन होल्ड कर दिया गया और उनके जो है उनका जो मूल बेंच था इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनको वहां पर वापस भेज दिया गया है। उनको सर्विस से फिलहाल स्थगित रखा गया है। मामला जो है उनकी तरफ से जो आपत्ति एक व्यक्त की गई थी कोर्ट के अंदर कि जो आंतरिक जांच है उस पर जो है उन्होंने आपत्ति व्यक्त की थी और उसको असंवैधानिक बताया था, लेकिन उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और खारिज किए जाने के बाद अब कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाएं उठ खड़ी हुई हैं कि क्या अब उनके खिलाफ महाभियोग का रास्ता साफ हो गया है। सर ये पूरा घटनाक्रम है क्या? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, ये विरला ऐसा केस है जो जिसमें जो है एक जज के ऊपर ही जो है तलवार लटकी हुई है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इस पर क्या पूरी डेवलपमेंट हुई, हमारे दर्शकों को आप पूरा विस्तार से बताएं सर। जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कैश एट होम मामला इसको कहा जा रहा है। इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को राहत नहीं दी और निश्चित तौर पर महाभियोग की जो तलवार लटक रही है उन पर, उसका रास्ता साफ हो गया है। मतलब कम से कम कोई कानूनी अड़चन नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला पेंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इन हाउस जांच की जो कमेटी बनाई गई थी उसकी वैधानिक स्वीकृति है
जांच प्रक्रिया संवैधानिक था और राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट भेजा गया तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा, वो भी असंवैधानिक नहीं है। चूंकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी पर सवाल उठाया और ये भी कहा था कि जो चीफ जस्टिस ने जो महाभियोग चलाने के लिए जो सिफारिश भेजी है वो भी असंवैधानिक है। उन दोनों दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि कहीं से भी रिपोर्ट भेजना असंवैधानिक नहीं था और जो जांच इन हाउस जांच कमेटी है उसको भी वैधानिक स्वीकृति प्राप्त थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू होती है तो वहां वो अपना तर्क दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा का आचरण विश्वास उत्पन्न नहीं करता, ये कहा कि विश्वास उत्पन्न नहीं करता और उनकी याचिका विचार योग्य नहीं है। ये मामला 14 मार्च को का है और दिल्ली में उस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस थे। उनके सरकारी आवास के एक हिस्से में स्टोर बना हुआ है, वहां आग लगी थी। दमकल कर्मचारी वहां पहुंचे थे और वहां पर आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। हालांकि वो जले हुए नोट थे क्योंकि आग में नोट जल गए और ये मामला जब मीडिया में आया तो वो काफी इस पर विवाद हुआ था और उसके बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजों की एक इन हाउस जांच कमेटी गठित कर दी और जस्टिस यशवंत वर्मा का तत्काल रूप से कैंसिल कर दिया गया था उनका जो होम हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट और उनसे न्यायिक कार्य ले लिया गया वापस। तो फिर जांच कमेटी ने मामले की जांच की। उसके सामने जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना पक्ष रखा और बाद में जो जांच कमेटी है उसने जो आरोप है उसको सही और पुख्ता पाया और उन्होंने अपनी सिफारिश चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को दी। और इस मामले में जब वो रिपोर्ट आई उसके बाद महाभियोग के लिए सिफारिश की गई। उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया और तब सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुद्दों पर यह फैसला दिया। पहला मुद्दा था कि क्या इन हाउस जांच को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस प्रक्रिया को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है। दूसरा सवाल था कि क्या यह जांच और रिपोर्ट संविधान के इधर समानांतर व्यवस्था तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस सवाल पर कि नहीं, ये कोई समानांतर व्यवस्था नहीं है, असंवैधानिक प्रक्रिया नहीं। तीसरा सवाल था कि क्या इन हाउस प्रक्रिया की जो धारा है 5B संविधान के अनुच्छेद 124, 217, 218 उल्लंघन करती है या किसी न्यायाधीश के मूलभूत अधिकार का हनन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल के जवाब में कहा ऐसा कुछ नहीं है। अगला सवाल था कि क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी द्वारा गठित कमेटी ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल पालन किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जो वीडियो अपलोड किया गया उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन कुल मिलाकर और आखिरी सवाल था कि चीफ जस्टिस ने जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है और जो महाभियोग की जो सिफारिश प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी थी वो सही थी। उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बिल्कुल पुख्ता और सही था और कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में किया गया। तो कुल मिलाकर जस्टिस यशवंत वर्मा की सारी दलीलें खारिज हो गई और अब मामला संसद के पाले में है। तो अब संसद को तय करना है कि इनका जस्टिस यशवंत वर्मा का आगे का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल, और ये जो नियम कायदे हैं उन नियमों के मुताबिक किसी भी जज के ऊपर जो है अगर महाभियोग लगाया जाता है तो दोनों सदनों में से किसी एक सदन में जो है कम से कम जो है 50 से 55 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका जो है सिग्नेचर यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरह का विधान है। अब हालांकि अब आगे होता क्या है इस पर अभी संशय के बादल लगातार मंडरा रहे हैं, लेकिन कहा अब यही जा रहा है कि हो सकता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर जो है महाभियोग की तलवार गिर जाए। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी जो है इस पूरे हफ्ते लगातार चर्चाओं में बनी रही। विपक्षी दलों ने इस कमेंट को बेहद सराहा और यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है ये टिप्पणी ये भी साबित करती है कि क्या वाकई में जो स्वायत्त एजेंसियां हैं सही तरीके से काम कर रही हैं।
कोर्ट की टिप्पणी थी कि ईडी कुडंट बी वर्क लाइक अ क्रूक, यानी ईडी को किसी जो है कुटिल शख्स या क्रूक की तरह से काम नहीं करना चाहिए, उसका व्यवहार जो है इस तरह का नहीं होना चाहिए। कुछ वर्ष पहले मुझे याद आता है सीबीआई के लिए जो है पिंजरे में बंद तोता शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के ही एक बेंच ने किया था, और अब ईडी के लिए जो है क्रूक वर्ड का इस्तेमाल जो है सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच ने किया है। स्वायत्त जांच एजेंसी है, ऐसा क्या हुआ सर कि कोर्ट को इस तरह की बेहद कड़ी टिप्पणी करनी पड़ गई? देखिए, लगातार ईडी से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां पिछले कई बार देखने को मिली है और ईडी को कटघरे में हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद। मौजूदा जो मामला है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खिलाफ सख्त टिप्पणी की और अदालत ने कहा कि ईडी किसी कुटिल शख्स की तरह व्यवहार नहीं कर सकता और उसे कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां की अगुवाई वाली बेंच ने ये टिप्पणी की थी। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चिंता जाहिर की थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सजा दर बेहद कम है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ईडी मुकदमे दर्ज करती है और अगर आप कन्विक्शन रेट देखते हैं तो कन्विक्शन रेट 10% से भी कम है और सुप्रीम कोर्ट लोगों के स्वतंत्रता को लेकर चिंतित है, क्योंकि जैसे ही ईडी किसी मामले में मुकदमा दर्ज करती है तो ये जानना जरूरी है कि ये गैर जमानती अपराध है और उस शख्स को जमानत मिलने में भी काफी डिफिकल्टीज आती है। ये हम देख चुके हैं, चाहे वो दिल्ली के पूर्व सीएम का मामला हो, पूर्व डिप्टी सीएम का मामला हो, या तमाम ऐसे केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट आने के बाद उन्हें राहत मिली। तो ईडी की छवि को लेकर कोर्ट ने जो चिंतित है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ये 2022 का विजय मदन लाल चौधरी में आए एक मुकदमे की सुनवाई का रिव्यू पिटीशन था जिस पर ये चर्चा चल रही थी। उसी दौरान ईडी की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, उन्होंने कहा कि आरोपी को ECIR यानी कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जो सूचना रिपोर्ट है वो जो दर्ज की जाती है उसकी प्रति देना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जांच अधिकारी उसके बाद असहाय से हो जाते हैं, क्योंकि आरोपी कई बार विदेश चले जाते हैं, वो बहुत सुख वाले लोग होते हैं, उनके पास तमाम संसाधन होते हैं, ईडी अधिकारी के पास उतने संसाधन नहीं होते। इस पर जस्टिस भुइयां ने कहा कि आप एक कुटिल शख्स की तरह काम नहीं कर सकते, आपको कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। और कोर्ट ने कहा कि मैंने कार्रवाई देखा है कि आपने 5000 ECIR दर्ज किए लेकिन सजा दर 10% से भी कम है। इसलिए हम जोर देते हैं कि आप अपनी जांच सुधारें, गवाहों को बेहतर बनाएं। हम लोगों की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हम ईडी की छवि को लेकर भी चिंतित हैं। यदि 5-6 साल की न्यायिक हिरासत के बाद कोई आदमी बरी हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की बेहद अहम टिप्पणी थी और अहम बात यह है कि एक और बेंच में ईडी से ही संबंधित मामले की सुनवाई चल रही थी, उसमें चीफ जस्टिस बेंच की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने भी ईडी की द्वारा जो दर्ज मामले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उसमें सजा दर पर सवाल उठाया था और कहा था कि अंतिम रूप से बेशक सजा ना हो, लेकिन ईडी जब किसी को मामले दर्ज करती है और किसी शख्स को हिरासत में लेती है तो देखा जाए तो जेल में रहकर ही देखा जाए तो एक तरह से वो सफलता पा लेती है सजा देने की। तो ये भी टिप्पणी चीफ जस्टिस के बेंच ने किया। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लबो-लबाब में अगर हम देखते हैं तो ईडी के खिलाफ एक सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है। ईडी जो मुकदमे दर्ज करती है उसमें सजा दर 10% से भी कम है, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। तो निश्चित तौर पर सीबीआई के खिलाफ कुछ साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, जो पिंजरे में बंद तोते वाली टिप्पणी पर काफी चर्चा में रहा था, तो उसके बाद अब ईडी के खिलाफ भी लगातार सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपना रही है। बिल्कुल।
और खास बात यहाँ पर यह है कि ईडी जो है, प्रवर्तन निदेशालय जो है, वो एक स्वायत्त जांच एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है। और यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बात कही, और जो कोर्ट की जो चिंताएं थी वो भी अपनी जगह बिल्कुल माकूल है, बिल्कुल सही है कि जिस व्यक्ति को जो है डिटेन किया जाता है ईडी की तरफ से, और फिर उसके बाद जिस मानसिक यातना से, जिस मानसिक तनाव से व्यक्ति वो गुजरता है, जितनी समय अवधि जो है उसकी कस्टडी में वो काटता है, और फिर अंततः मालूम पड़ता है 6-7 साल के बाद कि व्यक्ति निर्दोष था। तो उस टाइम पीरियड में जो कुछ उसने झेला मानसिक तौर से, वो तो आप कंपनसेट कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो यहां पर जो है कोर्ट की चिंताएं इस बात को लेकर के भी थी कि जो जांच प्रक्रिया जो है उससे और ज्यादा नरिश किए जाने की आवश्यकता है, उससे और ज्यादा बेहतर किए जाने की आवश्यकता है, ताकि जो सवाल उसके ऊपर उठाए जा रहे हैं, जो कुटाराघात उसके ऊपर किए जाते हैं विपक्ष की ओर से, और जो उसकी कार्य प्रणाली या उसकी मंशा पर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, कम से कम वो चीजें ना हो, इसकी अपनी गरिमा बनी रहे, उसका अपना सम्मान एक स्वायत्त एजेंसी के नाते बना रहे। इस तरह की चिंताएं, और सांकेतिक तौर से जो है कोर्ट ने काफी कुछ समझाने की यहाँ पर अब जो है कोशिश भी की है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजद्रोह या देशद्रोह के मामले की। ये वो शब्द है जो अक्सर अखबारों के प्रथम पेज के ऊपर बोल्ड अक्षरों में छपता रहा है। छपता इसलिए भी रहा है कि इसके जो प्रावधान है, इसको लेकर के ऐसी तमाम पार्टियां जो विपक्ष में जब आ जाती हैं तो उस पर सवाल उठाती हैं। इसमें जो है प्रावधान जिस तरह के पहले भी रहे हैं, आईपीसी के तहत भी, और अब बीएनएस के तहत भी जो प्रावधान इसमें किए गए हैं, उस पर आपत्तियां व्यक्त की गई हैं। सरल शब्दों में थोड़ा सा यहां पर कह दिया जाए तो जो देश की गरिमा या फिर देश की जो सुरक्षा के सामने जो चुनौती पेश करता है, उसके अगेंस्ट इसको जो है लगाया जाता है। लेकिन सर, अभी सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह संबंधी जो प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर जो याचिका दायर की गई, या फिर जो इसको लाया गया, जो उस पर जो है क्या कुछ आपत्तियां हैं याचिकाकर्ताओं की ओर से, और कोर्ट का इस पर क्या कुछ रुख है, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये मामला बेहद अहम है। इसको मैं साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आईपीसी की धारा, पहले आईपीसी कानून था हमारे यहाँ, भारतीय दंड संहिता, अब उसके बदले बीएनएस आ गया है। तो पहले तो हम आईपीसी की थोड़ी सी बात कर लें। आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह को परिभाषित किया गया था। उसमें कहा गया था कि कोई भी शख्स, चाहे बोलकर या लिखकर या संकेत से या अन्य तरीके से कानून के तहत बने सरकार के खिलाफ विद्रोह या असंतोष या विरक्ति जाहिर करता है या कोशिश करता है, तो दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब ये इस मामले में जो परिभाषा है वो काफी मतलब व्यापक था, और इसको लेकर आपत्ति उठाई गई थी पिटिशनर द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने के दौरान 2022 के जुलाई में तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने जब मामला आया था, तो उन्होंने 124 ए यानी कि राजद्रोह का जो मामला था उस पर रोक लगा दिया था। और रोक लगाने के साथ ही इस मामले में नए मुकदमे भी दर्ज करने पे रोक लगाई गई थी, जो सुनवाई चल रही थी उस पर भी रोक लगा दी गई थी, ट्रायल पे रोक लगा दिया गया था, और कहा था कि राजद्रोह से संबंधित पेंडिंग केस, अपील, कार्रवाई, कोई भी इस दौरान सब कुछ स्थगित रखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा था कि आजादी के 75 साल बाद इस कानून का क्या औचित्य है। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि ये कानून अंग्रेज ने अपने सरकार और अपने आप को बचाने के लिए बनाया था, और चूंकि अब लोकतंत्र है, हमारी अपनी सरकार है, तो इस कानून पर यह सवाल उठा था। अब पिटिशनर, अब जब नया कानून आया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसमें धारा 152 का प्रावधान किया गया है। उसको अगर हम समझें तो उसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को जो खतरे में डालने वाला जो कृत्य है वो अपराध होगा, और 152 में इसे डिफाइन किया गया है काफी विस्तार से। और इसमें भी उम्र कैद तक की सजा या 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। अब इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस चुनौती के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है पहले, और नोटिस जारी करने के साथ केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। और पहले से जो पेंडिंग था मामला, जो 124 ए जो मैंने बताया अभी, उसी के साथ इस मामले को टैग कर दिया है और कहा है कि दोनों मामले की सुनवाई
एक साथ की जाएगी। याचिका में कहा गया है कि 152 में जो प्रावधान किया गया है वह प्रावधान ठीक वैसा ही है जैसा आईपीसी में 124A में किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुकी है। और नया जो बीएनएस कानून के तहत जो 152 धारा इंट्रोड्यूस किया गया है, वो एक तरह से पुराने ही कानून को दोबारा पेश किया गया है और इसी कारण इसे चुनौती दी गई है। और चुनौती में के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है, तो देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार किस तरह से अपना स्टैंड रखती है और उसके बाद इस मामले में सुनवाई होगी, तब आगे चीजें और भी क्लियर हो पाएगी। लेकिन इतना तय है कि अब जो पहले से जो मामला 124A के तहत जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, उसी के साथ बीएनएस की धारा 152 में जो नया प्रावधान किया गया है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे डालने वाला जो अपराध है, उसे जो डाला गया है, उसको भी उसी के साथ टैग किया गया है। केंद्र सरकार को अब जवाब देना है। जवाब के बाद ही आगे स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो है राजद्रोह या देशद्रोह का जो मामला रहा है, अक्सर जो है विवादों में इसलिए भी रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है इसको परिभाषित या फिर इसकी जो परिभाषा है, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है कसने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि किसी नेता या किसी शख्स के द्वारा जो है महज किसी बयान के बाद ही जो है उसको पकड़ लिया गया और उसके ऊपर जो है इस तरह की धारा ठोक दी गई, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रोटेस्ट करता हुआ पाया गया कहीं पर किसी खास मुद्दे, किसी खास विषय के ऊपर, उस पर जो है इस तरह की धाराएं लगा दी गई। फिर बाद में जो है कोर्ट से वो बरी भी हुए, बाद में कोर्ट से छूटे भी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं। यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, काफी अहम है। जो पेटिशनर के तरफ से जो बातें कही जा रही है, उसमें संविधान सभा के एक बहस का भी हम संदर्भ यहाँ पे देना चाहेंगे। जो विचार अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है, जिसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी है, आर्टिकल 19(1) में, उसमें एक राइडर लगा हुआ है कि वाजिब रोक लग सकती है अगर पब्लिक ऑर्डर खराब हो, मानहानि किया गया हो, या पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई अगर अभिव्यक्ति करता हो जिससे उस पर अफेक्ट पड़ रहा हो या कंटेम्प्ट कर रहा हो, तो वहां वाजिब रोक है। लेकिन यहाँ कहने वाली बात है कि राजद्रोह जैसा शब्द वाजिब रोक में शामिल नहीं किया गया। और संविधान सभा में इसको लेकर एक अहम बहस भी हुई थी। जब संविधान बनाया जा रहा था तो आर्टिकल 19(1) में अपवाद में क्या रखा जाए, तो उसको लेकर काफी गहन बहस हुई थी। और संविधान सभा के तमाम सदस्यों, जिसमें मुंशी भी शामिल थे, उन्होंने इस मामले में बहस में पार्टिसिपेट किया था। और अभिव्यक्ति की जो आजादी थी उसके अपवाद में राजद्रोह को नहीं रखा गया था और संविधान में राजद्रोह शब्द अपना स्थान नहीं बना पाया था, क्योंकि उस वक्त यही कहा गया था कि जब देश आजाद हो चुका है और ये अंग्रेजों ने अपने हित के लिए ये कानून बनाया है, तो अब राजद्रोह जैसे शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हमारा संविधान है, हमारी अपनी सरकार है, तो अभिव्यक्ति की आजादी को काफी अहमियत दी गई है। और पेटिशनर इन चीजों को उठा रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर जो है आपत्तियां इस बात को लेकर रही हैं बिल्कुल कि जब देश की स्वतंत्रता हो गई, हमने अपना संविधान जब बना लिया, तो उसमें जो है इस तरह के शब्दों की या फिर इस तरह के प्रावधानों की जगह यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में कोर्ट रूम में जो है आज हफ्ते भर की जो तमाम अपडेट्स थी, कोर्ट में क्या क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण मामले आए, उस पर कोर्ट का क्या कुछ रुख रहा, कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणियां की, क्या कुछ वर्डिक्ट रहे कोर्ट के, इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए थे हम राजेश चौधरी साहब, जो नवभारत टाइम्स के लीगल एडिटर हैं। आप हमारे साथ जुड़े सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आपने जो है आम हमारे दर्शकों को मेंटली नरिश किया है और कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम अपडेट से उनको जो है रूबरू कराया है, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार। धन्यवाद। और जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं वो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स। नमस्कार।